मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी। स्वागत है आप सभी का मैटिनी शो में। यह है भारत टॉकीज सेगमेंट जहां हम बात करते हैं रीजनल सिनेमा और उससे जुड़ी शख्सियतों की। आज ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिससे पूरे देश को 2 साल तक शिकायत रही, या ये कहें तो उनके एक किरदार से। काम ही ऐसा किया था, फिल्म के एंड में हीरो को मार दिया था और जनता के पास रह गया तो बस एक सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। आज हम बाहुबली के कटप्पा यानी तमिल एक्ट्रेस सत्यराज की बात करेंगे, जानेंगे उनकी लाइफ और करियर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। आपके लिए तमाम जानकारी जुटा लाए हैं हमारे साथी यमन। तो आइए शुरू करते हैं। तारीख 3 अक्टूबर 1954, तमिलनाडु का कोयम्बटूर शहर। डॉक्टर सुबैया के घर एक लड़का पैदा हुआ, नाम रखा गया रंगराज। यही रंगराज आगे जाकर तमिल सिनेमा के सत्यराज बने। डॉक्टर सुबैया की फैमिली की आर्थिक हालत सही थी, अपने नाम बड़े बड़े खेत थे। डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी नथंबल की एक ही इच्छा थी कि बड़े होकर बेटा कुछ ऐसा पढ़े जो खेती वगैरह में काम आए, यानी एग्रीकल्चर की डिग्री के लिए पढ़ाई करे। लेकिन कहाँ जानते थे कि बेटा तो कुछ और ही किस्मत लेकर आया है। सत्यराज शुरू से पढ़ाई में अच्छे थे, स्कूल के दिनों में टॉपर्स में से थे, लेकिन फिर लगा फिल्मों का चस्का। तमिल सिनेमा के दिग्गज एमजीआर और शिवाजी गणेशन की फिल्मों का चस्का। उसके बाद तो पढ़ाई की ऐसी लंका लगी कि फर्स्ट बेंच से खिसकते खिसकते लास्ट बेंच तक पहुंच गए। रही बात घर वालों के अरमानों की, तो वो भी पूरे ना हुए। एग्रीकल्चर की डिग्री के लिए नेचुरल साइंस में न्यूनतम 50% मार्क्स चाहिए थे। सत्यराज की सुई 45% पर आकर अटक गई। एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं मिला। खाना पूर्ति के लिए बॉटनी में एडमिशन उन्होंने ले लिया, लेकिन फिल्मों की बला ऐसी कि अभी भी साथ ना छोड़े। फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर हाजिरी लगाने का सिलसिला चलता रहा। परिणामवश स्कूल की तरह कॉलेज की पढ़ाई ने भी इनके आगे हाथ जोड़ लिए। अपने बीएससी के एग्जाम को 2 बार कोशिश करने पर पास कर पाए। कॉलेज खत्म हुआ, जानते थे कि जैसे मार्क्स से पास हुए हैं, उनके दम पर कोई इनके लिए नौकरी सजाकर नहीं बैठा है। किसी रिश्तेदार का साहूकारी का काम था, लग गए उसी के साथ पार्टनरशिप में। लेकिन ये पार्टनरशिप भी नहीं टिक सकी। तमिलनाडु सरकार के लागू किए गए नए नियम के बाद सत्यराज को अपना धंधा बंद करना पड़ा। खुद का बिजनेस करने की 1-2 और कोशिशें की, लेकिन कामयाबी कहीं नहीं मिली। थक हार कर मद्रास आ गए नौकरी की तलाश में, लेकिन ये सिर्फ घर वालों को बताने के लिए। असल में मद्रास में इनका एक कजन रहता था जिसके फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात थे। उसने सत्यराज को कहा कि हाँ आ जाओ, फिल्मों में रोल दिलवा दूंगा। बिना ज्यादा सोचे सत्यराज मान गए। सत्यराज मद्रास पहुंच गए। फिर शुरू हुआ धक्के खाने का सफर। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो तक फिल्म सेट पर पहुंच जाते। कोई प्रोड्यूसर या एक्टर दिखता तो रोककर एक ही बात कहते कि मुझे फिल्मों में एक्टिंग करनी है, कैसा भी रोल कर सकता हूँ, बस एक्टिंग करने का एक मौका दे दीजिए। हर बार सामने से एक ही जवाब आता कि अपनी फोटो, नाम और पता छोड़ जाओ, तुम्हारे लायक कुछ होगा तो बताएंगे। अब तक सत्यराज ये जवाब सुनने के आदी हो चुके थे। ये वैसा ही था जैसा एचआर आज के समय में कहते हैं कि वी विल गेट बैक टू यू। खैर, बावजूद ऐसे जवाबों के सत्यराज ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अनगिनत ना के बीच एक हाँ ढूंढने की जिद पकड़े रखी। एक और फिल्म के सेट पर पहुंच गए। फिल्म थी अनाकिली, हीरो थे शिव कुमार। सत्यराज ने उन्हें ढूंढकर अपनी वही एक्टिंग करने वाली बात सामने रख दी। शिव कुमार ने उनसे उनका फोटोग्राफ नहीं मांगा, उल्टा भड़क गए। कहा बिना तैयारी के फिल्मों में आने से अच्छा है कि बैग बांधो और घर निकल लो। शिव कुमार ने भले ही डांट मारी, लेकिन चाहते वो भी सत्यराज का भला ही थे। उन्होंने नौजवान सत्यराज को थिएटर डायरेक्टर कोमल स्वामीनाथन का थिएटर ग्रुप ज्वाइन करवा दिया। स्वामीनाथन के साथ सत्यराज ने एक्टिंग की बारीकियां सीखी, खुद पर काम किया। इसी दौरान फिल्मी लोगों से जान पहचान भी बढ़ने लगी। इसी जान पहचान के तहत उन्हें मिला अपना पहला रोल। फिल्म थी 1978 में आई सत्तम एन कईल। कमल हासन थे हीरो और सत्यराज बने थे विलन के राइट हैंड। जैसा हिंदी फिल्मों में डागा या तेजा टाइप किरदार होता है, ठीक वैसा ही फिल्म रिलीज हुई और जबरदस्त हिट साबित हुई।
100 दिन तक थिएटर्स पर चली, यहाँ तक कि हिंदी रीमेक भी बना। नाम था ये तो कमाल हो गया। फिल्म की कामयाबी देख सत्यराज को लगा कि आखिरकार अच्छे दिन आ गए, अब तो ऑफर्स पर ऑफर्स आने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास जाकर काम मांगने का सिलसिला चलता ही रहा। 5 साल तक ये सिलसिला चला। ऐसा भी नहीं था कि इस दौरान फिल्में ही नहीं की। अपनी पहली रिलीज के बाद सत्यराज ने अगले 5 सालों में करीब 15 फिल्मों में काम किया, लेकिन सब छोटे मोटे किरदार। उनके किरदारों की फुटेज का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 5 साल में उन्होंने लगभग 75 दिन ही शूटिंग की। फिल्मों से सत्यराज की कुछ खास आमदनी नहीं हो रही थी। सोचा कि इससे पहले ज्यादा देर हो, कुछ और ट्राई कर लेना चाहिए। यही सोचकर आइसक्रीम पार्लर खोला, जो कि नहीं चला। फिर किसी ने बोला कि लोहे के काम में बहुत कमाई है, उसका काम कर लो। ये भी ठीक है कहकर वहां किस्मत आजमाई, लेकिन लाखों करोड़ों की कमाई तो दूर की बात, उल्टा घाटा करवा दिया। समझ आ गया कि दिमाग बिजनेस के लिए बना ही नहीं है, फिल्म लाइन पर ही फोकस करने में भलाई है। सत्यराज फिल्म बनने के पीछे की पूरी तिगड़म समझना चाहते थे। डायरेक्टर्स को असिस्ट करना शुरू किया। तमिल डायरेक्टर मणिवनन के सेट पर काम किया। वो बात अलग है कि फिल्म के क्रेडिट में उनके नाम को जगह नहीं मिल पाई, पर कोई शिकायत नहीं की, सिर्फ काम सीखने से मतलब रखा। फिर उनकी यही बिना उम्मीदों वाली मेहनत रंग लाई जब मणिवनन ने उन्हें एक रोल ऑफर किया, विलन का। फिल्म थी 1984 में आई नूरावधु नाल। इस मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म के लिए सत्यराज को अपना सिर मुंडवाना पड़ा, पूरा गेटअप बदलना पड़ा। फिल्म रिलीज हुई और जनता को दहला कर रख दिया। थिएटर में चीखें निकल गईं। सत्यराज का विलन ऐसा कद्दावर साबित हुआ कि हीरो के हिस्से की सारी अटेंशन खा गया। फिल्म को याद कर लोगों की नींदें उड़ गईं। सत्यराज के विलन की इस दहशत की पहली वजह थी उनकी परफॉर्मेंस और दूसरी थी तमिल सिनेमा। दरअसल उस समय के विलन बस 2 ही चीजों में पारंगत थे, हीरोइन को छेड़ने में और हीरो से लात घूंसे खाने में। ऐसे में सत्यराज का एक किरदार अपने साथ एक नयापन लाया, दिखा दिया कि एक अच्छा विलन क्या कुछ करने में समर्थ है। कुल मिलाकर अब तमिल सिनेमा को हीरो की टक्कर का विलन मिल गया था, या कुछ केसेस में कहें तो हीरो से बेहतर ही। नूरावधु नाल ने अगर कुछ कमी छोड़ी तो उसे पूरा किया मणिवनन की ही अगली फिल्म ने। नाम था 24 मणि नेरम, एक और थ्रिलर। वहां भी सत्यराज विलन बने। इतिहास फिर दोहराया गया, क्योंकि इस बार भी सत्यराज हीरो के हिस्से की सारी अटेंशन चबा गए। क्रिटिक्स तारीफ करते नहीं थके। जनता ने फिल्म की मौज करा दी। करीब 27 हफ्तों तक थिएटर्स पर भौकाल काटती रही। अब सत्यराज का सिक्का जम चुका था। प्रोड्यूसर्स खुद फिल्म ऑफर लेकर आने लगे। मणिवनन और सत्यराज की जोड़ी फिर लौटी अम्बिन मुगवारी के लिए। फिल्म के हीरो मोहन को छोड़ जनता ने सत्यराज के लिए टिकट खरीदी। मणिवनन और सत्यराज की जोड़ी सिर्फ यहीं तक नहीं थमी, आगे चलकर दोनों ने करीब 25 फिल्मों में साथ काम किया। कहना गलत नहीं होगा कि सत्यराज मणिवनन के चहेते कलाकारों में से थे। साल 1985 कमल हासन और सत्यराज एक बार फिर साथ में स्क्रीन शेयर करते दिखे। वही हीरो विलन वाला कॉम्बिनेशन। फिल्म थी खाकी सतई। ताज्जुब की बात है कि इस विलन को हीरो बनाने में इसी फिल्म का हाथ था और सत्यराज खुद ऐसा मानते हैं। हुआ यूं कि खाकी सतई खूब पॉपुलर हुई। अब तक जनता भी सत्यराज की फैन हो चुकी थी। उन्हें अपनी अगली फिल्म ऑफर हुई, साइन भी कर ली, लेकिन किसी कारण से डीले हो गई। तब तक इंडस्ट्री में खबर फैल गई कि सत्यराज ने बतौर हीरो एक फिल्म साइन की है। सोशल मीडिया का जमाना वो नहीं था, बावजूद इसके ये अफवाह तेज हो गई। प्रोड्यूसर्स जानते थे कि जनता सत्यराज को देखने के लिए टिकट जरूर लेगी, फिर चाहे वो विलन बने या हीरो। अचानक से वक्त बदला, हालात बदले, सत्यराज को हीरो के रोल ऑफर होने लगे। हीरो या विलन से सत्यराज को कोई फर्क नहीं पड़ता था, मतलब होता था तो बस फिल्म में अपने किरदार से। यही सोचकर सावी साइन की। फिल्म अल्फ्रेड हिचकॉक की क्लासिक फिल्म डायल एम फॉर मर्डर पर आधारित थी। एक ग्रे किरदार निभाया जो अपनी पत्नी का मर्डर करवाना चाहता है। ऑडियंस ऐसे किरदार के नजरिए से कहानी देखने को तैयार नहीं थी। नतीजन फिल्म की कड़ी आलोचना हुई। हालांकि सत्यराज के हिस्से तारीफें ही आईं। 1986 में एक और ऑफ बीट रोल किया। फिल्म थी मिस्टर भरत। सत्यराज की उम्र उस वक्त 31 साल थी, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने पिता का किरदार निभाया, और कोई आम पिता नहीं बल्कि थलाइवा रजनीकांत के पिता। हैरानी की बात यह थी कि रजनीकांत अपने ऑन स्क्रीन पिता से 4 साल बड़े थे, जो अब भी सत्यराज के फैन नहीं थे। वो भी इस फिल्म के बाद उनके फैन बन गए। सामने रजनीकांत जैसा सुपरस्टार हो और उसके बावजूद अपनी छाप छोड़ना सच में कोई आसान काम नहीं। मिस्टर भरत 1978 की हिंदी फिल्म त्रिशूल का रीमेक थी। सत्यराज खुद को किसी एक कैटेगरी में बांधना नहीं चाहते थे।
या यूं कह लीजिए कि टाइपकास्ट नहीं होना चाहते थे। भली भांति जानते थे कि टाइपकास्ट हुए एक्टर्स की बहुत कम शेल्फ लाइफ होती है, इसलिए खुद को चैलेंज करते रहे अलग अलग किरदारों के जरिए। ठीक उसी साल एक रोमांटिक फिल्म कर डाली, नाम था कदलोर कवि थैगल। इससे पहले की गई अधिकतर फिल्में उन्हें एक्शन हीरो बनाने के लिए काफी थी, लेकिन इस फिल्म ने उनकी पूरी इमेज घुमा कर रख दी। ऑडियंस को दिखा दिया कि उन्हें सिर्फ एक चश्मे से ही ना देखा जाए। अगले साल उनकी एक पॉलिटिकल फिल्म आई जो उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में शुमार हुई। फिल्म थी कदमे कनयम कट्टुपादु। बिना गानों की इस फिल्म में मिर्च मसाले की कोई गुंजाइश नहीं थी, फिर भी ऑडियंस को ये भा गई और कमल हासन के बैनर तले बनी ये फिल्म हिट साबित हुई। अब सत्यराज ने ऑफबीट फिल्मों से थोड़ा ब्रेक लिया, पुराने साथी मणिवन्नन के साथ फिर लौटे और चिन्न थंबी पेरिया थंबी, जलीकट्टू और गणम कोरतर अवरगल जैसी हिट फिल्मों की लाइन लगा दी। देखते ही देखते सत्यराज ने अपने डेब्यू के महज 11 साल के अंदर 100 फिल्में पूरी कर ली। बॉक्स ऑफिस पर ऐसे ट्रेंड सेटर साबित हुए कि उनकी 99वीं फिल्म द्रविड़न और 100वीं फिल्म वातियार वेतु पिल्लई एक साथ रिलीज हुई। तमिल सिनेमा में एक चलन रहा है कि यहाँ के एक्टर्स हमेशा अपनी पॉलिटिक्स को लेकर वोकल रहे हैं। किसी फिल्म प्रमोशन में पॉलिटिकल सवाल पूछे जाने पर उसे कतराते नहीं बल्कि जवाब देते हैं। जनता भी अपने स्टार्स के पॉलिटिकल व्यूज से सहमत होती है या असहमत, उन्हें बॉयकॉट करने को आतुर नहीं रहती। तमिलनाडु की राजनीति में कितने ऐसे दिग्गज हैं जो राजनीति से पहले फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे। जयललिता, एमजीआर, विजयकांत, करुणानिधि उन्हीं में से कुछ उदाहरण हैं। खैर, लौटते हैं सत्यराज पर। तमिल सिनेमा के अपवाद इसलिए क्योंकि जहां उनके साथी कलाकार बढ़ चढ़कर राजनीति में आगे थे, उन्होंने हमेशा इससे दूरी बनाना सही समझा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सत्यराज किसी राजनीतिक मुद्दे पर अपनी आवाज नहीं उठाते। मुद्दों पर बोलते हैं, बस इसके लिए किसी पार्टी का सहारा नहीं लेते। मानते हैं कि एक्टर बाद में हुए, एक तमिलियन पहले। तमिलियन समाज के मानवाधिकार की बात हो और वो पीछे रह जाएं, ऐसा मौका कभी आने नहीं देते। ऐसे ही उनके एक भाषण ने उनको बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। पूरी बात जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2008 तमिल किसान कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मुद्दा था कावेरी नदी विवाद का। 800 किलोमीटर लंबी इस नदी का 44,000 वर्ग किलोमीटर बेसिन एरिया तमिलनाडु में पड़ता है, वहीं करीब 32,000 वर्ग किलोमीटर बेसिन एरिया कर्नाटक में। दोनों राज्य नदी के पानी पर झगड़ रहे थे। विवाद शुरू हुआ था 1892 से, जब कर्नाटक और तमिलनाडु का अपना कोई अस्तित्व नहीं था। आगे चलकर प्रदर्शन हुए, हिंसा हुई, लोग मरे, पुलिस फायरिंग हुई। तमिलनाडु का कहना था कि उन्हें अपने किसानों के लिए ज्यादा पानी चाहिए। दूसरी ओर कर्नाटक कहता था कि उनकी अपनी पूर्ति नहीं हो पा रही है। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है, जहां कर्नाटक के लिए ज्यादा पानी निर्धारित कर दिया गया। बहरहाल 2008 में चल रहे उस प्रदर्शन में सत्यराज भी पहुंचे। तमिल किसानों को सपोर्ट करने, उनसे अपील की कि अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। गुस्साए और कहा कि उस पेड़ की तरह मत बनो जिस पर कोई भी कुत्ता आकर पेशाब कर जाता है। उस समय बात आई गई हो गई। कट टू 2017 अप्रैल का महीना, बाहुबली 2 देश भर में रिलीज होने वाली थी। रिलीज से कुछ दिन पहले ही सत्यराज का एक वीडियो आता है। 2008 के उस प्रदर्शन में दिए उनके भाषण का वीडियो। कन्नड़ा जनता इसे देख भड़क गई। लगा कि अपने भाषण में सत्यराज उनकी तुलना कुत्ते से कर रहे हैं। एक्टिविस्ट ग्रुप्स विरोध में उतर आए, प्रदर्शन होने लगे। कहा कि या तो सत्यराज माफी मांगे वरना बाहुबली 2 राज्य में रिलीज नहीं होने देंगे। फिल्म के डायरेक्टर एस राजामौली ने आग्रह किया कि फिल्म रिलीज होने दें, प्रदर्शनकारी नहीं माने। प्रोड्यूसर फिल्म रिलीज ना हो पाने की स्थिति में होने वाला घाटा गिनाने लगे। फिर भी आक्रोशित जनता शांत होने को राजी नहीं। आखिरकार सत्यराज को स्टेटमेंट जारी करना ही पड़ा। कहा कि उनकी वजह से फिल्म को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए वो माफी मांगने को तैयार हैं। जल्द ही सारा मामला हवा हो गया और बाकी राज्यों की तरह कर्नाटक में भी फिल्म 28 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई। और यूं कर्नाटक की और देश की जनता को भी ये पता चल गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। 1978 में शुरू हुए अपने फिल्मी करियर में सत्यराज अब तक करीब 200 फिल्में कर चुके हैं। इसमें प्रमुख तौर पर कन्नड़ा, तमिल और मलयालम भाषाओं की फिल्में शामिल हैं। हालांकि एक हिंदी फिल्म भी की। 2013 में आई शाहरुख दीपिका की चेन्नई एक्सप्रेस। यहाँ उन्होंने दीपिका के पिता का किरदार निभाया था। खैर, ऐसा नहीं है कि एक समय के सुपरस्टार रहे सत्यराज के तारे की चमक अब फीकी पड़ गई हो। वे अब भी लगातार फिल्मों में एक्टिव हैं और उनका करियर सर पर दौड़ रहा है। उनके इसी 40 साल से लंबे करियर में से हमने आपके लिए उनकी कुछ खास फिल्में चुनी हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। पेरियार।
पेरियार ईवी रामासामी भारतीय इतिहास के सम्मानित तर्कवादी और समाज सुधारक, अपनी जिंदगी का अधिकतम हिस्सा जातिवाद और इससे उत्पन्न होने वाले भेदभाव से लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। तमिलनाडु में उनका नाम आज भी पूरे सम्मान से लिया जाता है। उन्हीं की कहानी बताती है 2007 में आई ये फिल्म। सत्यराज पेरियार के रोल में दिखे हैं। ये उनके लिए आसान भी था और चैलेंजिंग भी। आसान इसलिए क्योंकि सत्यराज खुद हमेशा से तर्कवादी और नास्तिक रहे हैं। कभी भी खुद को जातिवाद के पक्षधर के रूप में उन्होंने नहीं देखा। उनकी विचारधारा भी पेरियार से प्रभावित रही है। इसने जितना भी पेरियार के बारे में पढ़ा सुना था सब भुलाना पड़ा। एक नए तरीके से अपने किरदार को अप्रोच किया ताकि फिल्म अपने नायक को दी गई एक श्रद्धांजलि के तौर पर देखी जा सके। पेरियार पर दिए गए किसी भाषण की तरह प्रतीत ना हो। अपनी इस अप्रोच में कामयाब भी रहे। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से सत्यराज को सिर्फ सराहना ही मिली। बाहुबली। नेक्स्ट है बाहुबली। तेलुगु सिनेमा के साथ साथ इंडियन सिनेमा की शक्ल बदलने वाली फिल्म, अपने एक्टर्स को बुलंदी पर ले जाने वाली फिल्म में कटप्पा का किरदार निभाया सत्यराज ने। अगर आप भी उन चंद लोगों में से हैं जो समझते हैं कि कहानी सिर्फ प्रभास और राणा दुग्गुबती के इर्द गिर्द घूमती है तो आप गलत हैं। बेशक ये किरदार अहम थे, पर उतना ही या ये कह लीजिए उससे कहीं ज्यादा अहम था कटप्पा का किरदार। कहना गलत नहीं होगा कि कटप्पा का किरदार महाभारत के भीष्म पितामह पर आधारित था। भीष्म और कटप्पा दो ऐसे लोग जो राज सिंहासन के प्रति समर्पित थे, जानते थे कि बहुत कुछ गलत हो रहा है, बावजूद इसके होने को रोक नहीं पाए, मजबूर थे, अपनी बेचैनी में घुटते रहे। अपने किरदार के इसी धर्म संकट और उससे उपजने वाली बेचैनी को निखार कर बाहर लाए सत्यराज। इतना कि दर्शकों को उनके किरदार से हमदर्दी होने लगी। अपने किरदार की बेचैनी दर्शकों को महसूस करवाई और फिल्म खत्म होने पर छोड़ दिया उनके लिए एक सवाल कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वेदम पुदितु। सत्यराज की एक और फिल्म जो जातिवाद और उसके दोगलेपन पर बात करती है, सुपरहिट साबित हुई। बेस्ट तमिल फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया। वहीं सत्यराज को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट तमिल एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बताया जाता है कि वेदम पुदितु वो आखिरी फिल्म थी जो एमजीआर ने अपने देहांत से पहले देखी। फिल्म में सत्यराज ने बालू तेवर का किरदार निभाया, एक नास्तिक जमींदार जो जात पात जैसी चीजों का कड़ा आलोचक है। अपने गांव में पनपने वाले जातिवाद से वो कैसे लड़ता है और इस दौरान उसे क्या क्या देखना पड़ता है, यही फिल्म की कहानी है। फिल्म में सत्यराज के अलावा सरिता और अमला अकिनेनी जैसे एक्टर्स भी थे। आज के एपिसोड में इतना ही। इस एपिसोड की स्क्रिप्ट हमारे साथी अमन ने लिखी थी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बरगद, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।